So hello everyone, I welcome you all to UIS. So in today's द हिंदू सेशन द टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे एक न्यूक्लियर एस्पेक्ट से रिलेटेड भी वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, वन इज़ रूरल अर्बन डिवाइड के बारे में। ये टॉपिक आपका वी कैन इंक्लूड इट अंडर वी कैन इंक्लूड इट अंडर डेवलपमेंट एस्पेक्ट, जीएस पेपर 2 के अंदर भी इट कैन बी इंक्लूडेड। फिर आईसीईटी के बारे में आईआर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है। देन वी विल डिस्कस अबाउट वॉस्ट्रो अकाउंट क्या है ये, और इस पे आई विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़। वॉस्ट्रो अकाउंट क्या है, तो वॉस्ट्रो अकाउंट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ये टॉपिक आपका इकोनॉमी का बन जाता है। देन एलिनो है, एलिनो आपका जो टॉपिक है ये जोग्राफी का टॉपिक है। मालाबार एक्सरसाइज आईआर का टॉपिक, अगेन दिस इज़ एन आईआर टॉपिक। न्यू स्टार्ट ये भी इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है। फिर आई गिव यू द मेंस क्वेश्चन। आज का मेंस क्वेश्चन है, अर्बनाइजेशन इज द वे फॉरवर्ड टुवर्ड्स ब्रिजिंग रूरल अर्बन डिवाइड। रूरल अर्बन डिवाइड को ब्रिज करने के लिए रो अर्बनाइजेशन का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ आर्गुमेंट्स हैं दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, हम लोग डिस्कस करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। रो अर्बनाइजेशन इज द वे फॉरवर्ड टुवर्ड्स ब्रिजिंग रूरल अर्बन डिवाइड, यू हैव टू डिस्कस इट। आपको जो आंसर सेंड करना सौरभ पांड्यान अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे 9 से 11 बजे के बीच में ग्रुप विल बी ओपनड, और वहाँ से आप अपना आंसर आप पोस्ट कर सकते हैं। तो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। एडवांस कोर्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रीलिम्स 2023 के लिए वो ऑलरेडी आपका लॉन्च हो चुका है, 2 क्लासेस हो चुके हैं। काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। जो क्लासेस आपकी मिस हुई उनकी आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं। अपकमिंग कोर्सेस आईआर, एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड एग्रीकल्चर, ये सारे प्रीलिम्स से रिलेटेड कोर्सेस हैं। ठीक है, तो अन अकेडमी में जाना है, यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करना है को, और प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है बाय यूजिंग द कोड SPLIVE। तो आपके पास बहुत ही ग्रेट बेनिफिट भी है अभी। ये कोर्सेस हैं जो मेरे द्वारा लाए जाएंगे प्रीलिम्स 2023 के लिए। आज फ्री क्लास है एनसीईआरटी साइंस की 9:30 बजे है। तो साइंस की एनसीईआरटीज आई एम गोइंग टू कवर और स्पेक्ट्रम आई एम गोइंग टू कवर। ठीक है, तो फैब मंथ में आपका ये स्पेक्ट्रम कवर हो जाएगी और एनसीईआरटी साइंस वाली कवर हो जाएगी। फ्री क्लासेस हैं, इसका लिंक मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 28 फैब से स्टार्ट हो रहा है आरंभ बैच। तो यहाँ आपके पास मौका है जुड़ने का। अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 6 मंथ का एक्सटेंशन मिलेगा। तो सारी लाइव क्लासेस तो टॉप एजुकेटर्स हैं, आप देख सकते हैं, मृणाल सर है, सिद्धार्थ सर हैं, सुदर्शन सर हैं, प्रतीक सर हैं, तो टॉप एजुकेटर्स हैं। उनके द्वारा जो लाइव क्लासेस हैं वो आपकी कराई जाएंगी। और भी टीचर्स हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको कवर कराएंगे। तो यू हैव टू यूज़ द कोड दैट इज़ SPLIVE, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब जैसे अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें और भी दूसरे कोर्सेज भी इंक्लूडेड होंगे, जैसे मेरा भी कोर्स रहेगा, और भी कोर्सेज आपके लिए रहेंगे। ये बहुत अच्छा आपके पास मौका है कि आप अपना जो प्रिपरेशन उसको स्ट्रीमलाइन करें। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं, उनसे आप लाइव पढ़ सकते हैं, क्लास मिस होती है रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है अगर आप 24 की तैयारी कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड विथ अर्बन एंड रूरल डिवाइड, जो बहुत अधिक एग्जिस्ट करता है कंटिन्यूस बेसिस में। इफ यू सी, बहुत सारा जो डिवीज़न है वो कंटिन्यूस बेसिस में देखने को मिल रहा है। रूरल एरियाज में अपने आप चैलेंजेस, अर्बन एरियाज में अपना चैलेंज है। जो डिवीज़न है वो कुछ इस प्रकार से है कि पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया इन सर्च ऑफ जॉब एंड ऑल। तो ये जो डिवीज़न है, ये डिवीज़न कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट एस्पेक्ट है उसको भी काफ़ी हद तक आपका अफेक्ट करता है। अब इसमें देखो, इसमें इन्होंने एक तमिलनाडु केस स्टडी ली है, तो अब देखो तमिलनाडु हमें नहीं करना है क्योंकि वो एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट हो जाएगा, बट कुछ आर्गुमेंट है उसको लेकर चलते हैं। रूरल अर्बन डिवाइड की जब हम बात करते हैं तो देखो, दैट काइंड ऑफ डेवलपमेंट मॉडल दैट वी हैव फॉलोड इज, जिस तरीके का हमने डेवलपमेंट मॉडल फॉलो किया है वो किस प्रकार का है, वो इस प्रकार का है कि वो अर्बन सेंट्रिक है। हर चीज़ हम अर्बन एरियाज़ के अंदर डेवलप करना चाह रहे हैं। जो भी मॉडल है दैट इज़ काइंड ऑफ अर्बन सेंट्रिक, और जो भी डेवलपमेंट है वो अर्बन एरियाज़ के अंदर हो रहे हैं। जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अर्बन एरियाज़ के अंदर हो रही हैं। लोग रूरल से अर्बन एरियाज़ कंटिन्यूस बेसिस में माइग्रेट कर रहे हैं। अब क्या रू अर्बनाइजेशन का एक कंसेप्ट है, जो रू अर्बनाइजेशन है, रू अर्बनाइजेशन का मतलब है कि जो अर्बन लाइक कंडीशंस हैं वो हम रूरल एरियाज़ के अंदर क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल, मान लो कॉलेजेस बना रहे हैं, स्कूल्स बना रहे हैं, और भी जो डेवलपमेंट एस्पेक्ट है वो रूरल एरियाज़ में हम डेवलप कर रहे हैं। क्या ये तरीका रूरल अर्बन डिवाइड को ब्रिज कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है। जो हमारे हमारे जो प्रेसिडेंट भी थे, APJ अब्दुल कलाम जी थे, उन्होंने भी इस पर पूरा कंसेप्ट को सामने रखा था, प्रोवाइडिंग अर्बन
एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज़ की बात की गई थी। तो जो चीज़ें रूरल एरियाज़ में या अर्बन एरियाज़ में अवेलेबल हैं, वी स्टार्ट प्रोवाइडिंग रूरल एरियाज़ ऑल्सो। सो इफ़ वी स्टार्ट प्रोवाइडिंग रूरल एरियाज़ तो माइग्रेशन भी रिड्यूस होगा, और भी कई सुख सुविधाएं या जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको कैसे रूरल एरियाज़ तक पहुंचाए, इस पर प्रयास करने का ज़रूरत है। अब ये जो डिवाइड है ये काफ़ी तेज़ी से आपका इंक्रीज भी हो रहा है। और ये भी हमें ध्यान में रखना है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं दे हैव ऑलवेज फोकस टुवर्ड्स अर्बन सेंट्रिक डेवलपमेंट पर हम फोकस करते गए हैं, और इस वजह से जो डेवलपमेंट रूरल एरियाज में है वो बहुत पीछे है इन कंपैरिजन टू द अर्बन एरिया। सो वी नीड टू टेक सर्टेन स्टेप्स जिससे कि जो रूरल डिस्पैरिटी है उसको दूर किया जा सके। कई स्कीम्स, मान लो जल जीवन मिशन है, उसको लॉन्च किया गया है, जिसके तहत हम ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी सारे हाउस होल्ड को प्रोवाइड करना, इवन रूरल एरियाज बाय 2024। तो ऐसे बेसिक चीज़ें, अब सैनिटेशन है, उसके बाद हेल्थ फैसिलिटी है, एजुकेशन है, आपका वाटर है, ये दीज आर द बेसिक थिंग्स किसी भी समाज के अंदर लोगों को रहने के लिए। दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड। तो हमें देखना है कि ये जो बेसिक एस्पेक्ट है वेदर वो डिप्राइव्ड है या अनएक्सेसिबल है, अनअफोर्डेबल है, अनअवेलेबल है रूरल एरियाज में, और इसका जस्ट अपोजिट मीन्स दे आर अफोर्डेबल ऑल्सो, दे आर अवेलेबल ऑल्सो, एवरीथिंग इज देयर इन रूरल एरिया, अर्बन एरियाज। तो इफ देर इज अ डिवीजन बिटवीन द रूरल एंड अर्बन एरियाज, ये कंटिन्यूस बेसिस पर अगर इंक्रीज होता है तो काफ़ी सारे चैलेंजेस भी देखने को आपका मिलेंगे। जो डेवलपमेंट डिस्पैरिटी, डेवलपमेंट डेफिसिट जैसी चीज़ें जो विजिबल होंगी उसको ब्रिज करना जरूरी है, और इसमें जो रूअर्बनाइजेशन का कंसेप्ट है उसको हम फॉलो कर सकते हैं। आप कुछ केसेस लेके इस बात पर हाईलाइट कर सकते हैं, चर्चा भी कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट्स को भी बहुत सारे, खास तौर से लोकल लेवल की गवर्नमेंट, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट, देखो लोकल लेवल पर डेवलपमेंट की बात करें तो जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, इन द सेंस जो म्यूनिसपैलिटीज़ हैं या पंचायत्स हैं, फिर स्टेट गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट रोल होता है, फंडिंग कंटेक्स्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रोल होता है। तो सभी को कार्य करना पड़ेगा, तभी ग्रामीण मतलब रूरल और अर्बन एरियाज के बीच की जो डिस्पैरिटी है दैट कैन बी ब्रिज्ड। लेट्स डिस्कस द अदर टॉपिक। देखो जो 21st सेंचुरी है इट इज़ कंसीडर्ड एज अ सेंचुरी, एक इस तरीके की सेंचुरी जिसे हम कहते हैं ये डिजिटल, इट इज़ मोर ऑफ अ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड इट इज़ अ डिजिटल रिवोल्यूशन। इट मीन्स इस समय जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जाए। देशों के बीच जो रिश्ते हैं उसका जो बेसिस है दैट विल ऑल्सो बी टेक्नोलॉजी बेस्ड, वो भी टेक्नोलॉजी पर निर्भर करेगा, टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है वो आपको देखने को। ये कंटिन्यूस बेसिस में जो ये कदम उठाए जा रहे हैं देशों के बीच में जिससे कि वो टेक्नोलॉजी के लेवल पे डोमिनेंस अचीव कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल कोई देश बायोटेक्नोलॉजी में आगे जाना चाह रहा है, बायोटेक है, कोई देश स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे जाना चाह रहा है, कोई देश और भी कई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर है, कोई फार्मा सेक्टर है, बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पे आगे जा रहे हैं। तो सभी को पता है कि फ्यूचर के अंदर, जैसे एक एग्जांपल लो 5G का, 5G में चाइना की कंपनी हुआवी करके है, वो बहुत आगे है। अब अगर कोई दूसरा कंपनी डेवलप नहीं होगी तो वो पूरे मार्केट को कैप्चर कर लेगी, फिर उसके बाद फिर चाइना भी अपने जो भी रिक्वायरमेंट नीड है उसको पूरा कर सकता है, अपने इंटरेस्ट एम्बिशन को पूरा करने के लिए वो कदम उठाएगा। और वही देश आगे जाएगा जो टेक्नोलॉजी पर आगे है। टेक्नोलॉजी बेस्ड जो प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट को डेवलप करना वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पे इफ़ यू टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी बेस्ड जो प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी बेस्ड जो प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट जो भी प्रोड्यूस करता है वो इकोनॉमिक लेवल पे जो डोमिनेंस है, इकोनॉमिक लेवल पे जो डोमिनेंस है उसको अचीव कर सकता है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और अ, ये भी है कि इकोनॉमिक लेवल पे डोमिनेंस अचीव करने के लिए टेक्नोलॉजी भी एक बेसिस बन जाता है देशों के बीच में पार्टिसिपेशन करने के लिए। तो यहाँ पे इंडिया यूएस के बारे में मेंशन है। अब इसने यूएस की कहानी इन्होंने बताई है, वो हमें कहानी नहीं सुननी है, पुराने समय में ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। तो इंडिया यूएस के कंटेक्स्ट में एक कंसेप्ट है दैट इज आईसीईटी, फरवरी 2 3 को इसको मैंने आपको डिस्कस भी किया था, बट अगेन वी आर डिस्कसिंग इट दिस पॉइंट। तो यहाँ पे यूएस और इंडिया इन्होंने जो एक इनाग्रेशन किया है इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। अब देखो ये क्या है, क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, देयर आर मैनी एरियाज, मैनी अपकमिंग टेक्नोलॉजीज दैट आर लिंक्ड विथ स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं। तो ऐसे जो क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनमें पार्टिसिपेशन, इसमें जैसे इनोवेशन इकोसिस्टम डेवलप करना कि इनोवेट कर सके, डिफेंस में इनोवेट करना, टेक्नोलॉजी में कोऑपरेट करना, सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन को और स्ट्रॉन्ग करना, स्पेस पे फोकस करना,
साइंस, आपका मैथ्स और इन सब टैलेंट पे फोकस करना, और फिर टेलीकम्युनिकेशन पे फोकस करना। सो ये एरियाज हैं। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल ये लोग डायरेक्ट आईसीईटी के बारे में प्रश्न आपसे बना लेंगे, मेंस में भी बहुत बढ़िया प्रश्न इस पे बन जाएगा, और डायरेक्टली दे विल आस्क दीज पॉइंट्स। ये आपके पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं, ये पॉइंट्स जो हैं दैट आर स्ट्रेंथनिंग इनोवेशन इकोसिस्टम, डिफेंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, रिजिलेंट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, स्पेस, स्टेम टैलेंट एंड नेक्स्ट जनरेशन टैलेंट। ये सारी चीज़ें जो हैं दे कैन सेपरेटली आस्क, क्योंकि अच्छा ये फैक्टर्स हैं, दे कैन डायरेक्टली आस्क अबाउट इट। ठीक है, स्टेम टैलेंट, नेक्स्ट जनरेशन टेलीकॉम, कि कौन कौन से मेजर फोकस एरिया हैं आईसीटी के, तो ये आपको याद, एकदम से याद रहना चाहिए। तो आईसीटी की बात करें तो यहाँ पे सप्लाई चेन को इंक्रीज करना, उसके अलावा को प्रोडक्शन, को डेवलपमेंट इंक्रीज करना, स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप करना, इट मीन्स साथ में चीज़ों को प्रोड्यूस करना, साथ में चीज़ों को डेवलप करना, तो कोऑपरेट करना प्रोडक्शन के प्रोसेस में, कोऑपरेट करना डेवलपमेंट के प्रोसेस में, और जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको डेवलप करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर जो है आपका फोकस किया है। अब इसमें रिसर्च एजेंसी पार्टनरशिप, यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन, इंडिया स्पेस एजेंसी के बीच में, उसके अलावा क्वांटम कंप्यूटिंग का एरिया, क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत इंपॉर्टेंट, क्वांटम कंप्यूटिंग पे इस बार प्रीलिम्स में भी आपका प्रश्न बन सकता है, क्योंकि नोबेल प्राइज इसी एरिया में मिला है, तो क्वांटम कंप्यूटर्स क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड होता है। एंड क्वांटम मैकेनिक्स कहाँ से डेवलप होता है, जो एटम है उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी पर बेस्ड होता है क्वांटम मैकेनिक्स। अब ये एक अलग सेपरेट टॉपिक है। तो यहाँ पे व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि यहाँ पे एक प्रकार का नया इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, और ये जो इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन है दैट इज़ टू बी बेस्ड ऑन नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इसमें आपकी रिसर्च एजेंसीज की पार्टनरशिप, उसके बाद क्वांटम कंप्यूटिंग की पार्टनरशिप, उसके बाद इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन की बात करें तो ये सब ऐसे एरियाज़ हैं, डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन की बात, एरियाज़ हैं जहाँ पे इस प्रोजेक्ट के तहत आपका कोऑपरेशन हो रहा है, कोऑपरेशन किया जा सकता है। सेमीकंडक्टर, क्योंकि देखो चाइना पर बहुत अधिक निर्भरता आपकी बन रही है सेमीकंडक्टर को लेकर, ताइवान है, चाइना है, और साउथ कोरिया है। तो अब यहाँ क्या है कि आज के समय में टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट के अगर हम डेवलप करते हैं तो सेमीकंडक्टर की ज़रूरत है, और जो ये सेमीकंडक्टर्स आपके हैं उन सेमीकंडक्टर्स को प्रोड्यूस करना भी ज़रूरी है, क्रिएट करना भी ज़रूरी है। यूएस इंडिया इसमें भी पार्टिसिपेट आपका कर सकते हैं, और क्या क्या अपॉर्चुनिटी उसमें साथ आ सकते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी के एरिया में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जैसे हमारा गगनयान है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और फ्यूचर में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है हमारी, इसरो है, यूएस की नासा, दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट। फिर यू हैव अ 5-6G लेवल पे जो कोऑपरेशन है उसको, उस पर फोकस करना। एंड ओपन रैन टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी जिसके माध्यम से फ़ोन को एक दूसरे से कनेक्ट किया जा सकता है, इंटरनेट से कनेक्ट किया जा सकता है, तो ये आपको याद रखना। रिसेंटली ओपन रैन टेक्नोलॉजी न्यूज़ में थी, तो ये क्या है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके माध्यम से फ़ोन को एक दूसरे से कनेक्ट किया जा सकता है एंड इंटरनेट कनेक्ट किया जा सकता है इस एरियाज में। फिर जेट इंजन प्रोड्यूस करना, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हम बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें भी जो एक एडवांस एफिशिएंट सोफिस्टिकेटेड इंजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें प्रोडक्शन के प्रोसेस में भी आपका यूएस के द्वारा मदद की जा सकती है। तो दीज आर द एरियाज जो आईसीईटी के माध्यम से हाईलाइट आपका किया जा रहा है। इवन न्यूक्लियर एनर्जी पे फोकस किया गया, न्यूक्लियर एनर्जी में भी जो है वो यूएस के द्वारा मदद किया जा सकता है। इंडिया का पहला जो रिएक्टर रिसर्च एंड पावर्स वो यूएस की मदद से ही डेवलप हुआ था, इंडिया का पहला जो रिएक्टर है रिसर्च और पावर के लिए। तो कई जो न्यूक्लियर एनर्जी का हम अच्छे से यूज़ कर सकें उस पर फोकस करना जरूरी है। ऑल दो फिर वो डिसरप्शन हुआ था जब हमने 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो उसमें फिर यूएस इंडिया के बीच में काफ़ी गैप भी आपका इमर्ज हुआ था। फिर सोवियत के कोलैप्स के बाद में भी जो आपका नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसको फर्दर एक्सटेंड किया गया था। फिर आपका कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी, तो मतलब इवन न्यूक्लियर एनर्जी के कंटेक्स्ट में जो रिलेशंस डेवलप हुए, मतलब उन्होंने मदद की कि हाँ कि हम न्यूक्लियर रिएक्टर डेवलप करें, बट बाद में काफ़ी सारे जो इंटरनेशनल लेवल पे बदलाव हुए उसमें फर्दर उसने यूएस ने कुछ कंडीशंस आपकी इम्पोज की, जैसे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है। अब नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में ये क्लॉज है कि उसी देश की हम मदद करेंगे अगर वो इवन जो इलेक्ट्रिसिटी या सिविलियन यूज़ भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का करना चाह रहा है, जो सिविलियन यूज़ है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, अगर वो करना चाह रहा है तो न्यूक्लियर सिविलियन यूज़ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का अगर वो करना चाह रहा है तो हम उसी देश की मदद करेंगे रॉ मटेरियल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में, जो देश एक तरीके से एनपीटी साइन करेगा। तो इंडिया नहीं कर सकता है, इंडिया ने ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन डेवलप किया, अब इधर चाइना उधर पाकिस्तान है, तो अपने स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट के लिए वो नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर इंडिया कि वो इनको साइन करे।
तो फिर वहाँ पे भी कई प्रकार के टेंशन अराइज हुए। 1998 पे जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ उसके बाद से और सैंक्शंस इम्पोज यूएस के द्वारा किया गया। फिर बाद में 123 एग्रीमेंट भी साइन किया गया इंडिया यूएस के बीच में, और फर्दर फिर कोऑपरेशन सिविल न्यूक्लियर लेवल पे आपका किया गया। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। दीज आर द एस्पेक्ट दैट वी शुड नो। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो कोऑपरेशन है, पहले न्यूक्लियर एनर्जी पे कोऑपरेशन था, अब स्पेस है, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का एरिया आपका बन जाता है, एंड डिफेंस कोऑपरेशन आपका एरिया बन जाता है। तो ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे अगेन काफ़ी फोकस दोनों देश जो है वो जरूर से करेंगे। देखो यूआईएस चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक बटन जरूर से प्रेस करें, इट विल हार्डली टेक लेस देन 1 सेकेंड। कमेंट सेक्शन में आप अपना अटेंडेंस जरूर दें, कब सेशन अटेंड करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा सौरभ पांड्या अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल पे। जो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ उसका आंसर भी आपको पोस्ट वहाँ पे मिलेगा। अच्छा, आज फ्री क्लास आपकी होगी, एक तो जनरल साइंस और स्पेक्ट्रम, दो चीज़ें आई विल कवर, एनसीईआरटी जनरल साइंस और स्पेक्ट्रम। उसका लिंक मैं ग्रुप में डाल दूंगा। आज 9:30 बजे एक क्लास है, फिर 28 तक में आपका स्पेक्ट्रम खत्म हो जाएगी, रिवीजन कर हो जाएगी, और आपका जो जनरल साइंस की एनसीईआरटी दैट विल बी कवर्ड, तो उसको आप लोग जरूर से देखें। चलो, वास्ट्रो अकाउंट्स एंड हाउ दे फैसिलिटेट ट्रेड। अब देखो इसमें कुछ कंटेक्स्ट मैं आपको देता हूँ, देन वी विल फर्दर क्या आर्गुमेंट इसमें दिए हुए हैं वो डिस्कस करते हैं। अब इसमें देखो यहाँ पे कुछ जो पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखना है, खास तौर से जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उस पर हमें ध्यान पे रखना है। एंड तो यहाँ पे देखो, पहली चीज़ तो दे आर टॉकिंग अबाउट द वॉस्ट्रो अकाउंट। पहले पहले हमें समझना है कि वॉस्ट्रो अकाउंट का मतलब क्या, थोड़ा कंटेक्स्ट समझते हैं, यू विल अंडरस्टैंड। फिर जो भी चीज़ें हैं वो फिर हम लोग फर्दर समझेंगे। तो देखो वॉस्ट्रो अकाउंट का मतलब क्या है कि जैसे कोई डोमेस्टिक बैंक है, सपोज करो भारत का बैंक है, एक बैंक है एसबीआई, और एक फॉरेन बैंक एक्स वाई जेड है। अब एक्स वाई जेड फॉरेन बैंक है और एसबीआई इंडियन बैंक है। अब अगर जब ट्रेड होता है, ट्रेड मान लो कोई रशियन पर्सन है, वो ट्रेड भारत वाले से करता है, तो ट्रांजैक्शन के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत है। अब सिस्टम कैसे, क्या, अब ये जो पर्सन ट्रेड कर रहा भारत वाले से, तो उसका अकाउंट एसबीआई में तो नहीं होगा, और या फिर भारत वाला कर रहा है तो उसका अकाउंट फॉरेन बैंक में तो नहीं होगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि ट्रांजैक्शन किया जाए। तो ट्रेड के लिए ट्रांजैक्शन जरूरी है, पैसा का लेन देन जरूरी है। तो इस पैसे का लेन देन कैसे फैसिलिटेट किया जाए, या तो ये बैंक यहीं पे अपने बहुत सारे ब्रांचेस खोल ले, या एसबीआई दूसरे देश में बहुत सारे ब्रांचेस खोले, जो कि प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा फिजिबल नहीं है। तो क्या होता है, वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होगा कि इस बैंक का एक अकाउंट क्रिएट कर दिया जाएगा डोमेस्टिक बैंक में। मान लो एसबीआई या कोई डोमेस्टिक बैंक है एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड बैंक का अकाउंट खुल जाएगा। अब फिर क्या होगा कि जो भी ट्रांजैक्शन इस बैंक के द्वारा होना है, वो डोमेस्टिक लेवल पे, ये जो डोमेस्टिक बैंक है उसके माध्यम से किया जाएगा। तो जो अकाउंट क्रिएट होता है उसे हम वॉस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं, वी कॉल इट एज वॉस्ट्रो अकाउंट। अब ये क्यों जरूरी है, जरूरी है जैसे, क्यों जरूरी है, जैसे मान लो कि पोती, मतलब आप मानो कि कोई भी एक नाम ले लो, जोलॉस्की, जोलॉस्की, ठीक है, जोलॉस्की है, और एक तरफ रामू है। तो जोलॉस्की रशियन है, रामू भारत का है। तो जोलॉस्की को ट्रेड करना है, रामू के साथ ट्रेड करना है, मतलब 1000 करोड़ का ट्रेड करना है। अब इसमें जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा, पेमेंट का होगा, तो उसमें दीज वॉस्ट्रो अकाउंट विल बी ऑफ हेल्पफुल। जो भी ट्रांजेक्शन आपका होगा, वाई, बिकॉज इस बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन, मान लो इसी बैंक के माध्यम से पेमेंट हो रहा है, तो इस बैंक का वॉस्ट्रो अकाउंट डोमेस्टिक बैंक के अंदर, मान लो इंडिया के अंदर एसबीआई कोई बैंक है, उसमें इस बैंक, फॉरेन बैंक का, रशियन बैंक का एक अकाउंट ओपन कर दिया। अब इससे क्या होगा, ट्रेड फैसिलिटेट हो जाएगा, क्योंकि अगर ट्रांजेक्शन स्मूथ होगा तो ट्रेड भी आसानी से होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब दिक्कत क्या हो रही थी, पहली चीज़ तो ये रशिया को जो फेस करना पड़ रहा था कि एक जो फाइनेंशियल सिस्टम है, उस फाइनेंशियल सिस्टम जिसे हम स्विफ्ट बोलते हैं, उससे उसको बाहर कर दिया गया था, तो उसके लिए भी ट्रेड करना और ट्रांजेक्शन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। दूसरा, जो आपका फॉरेन करेंसी है, जैसे मान लो फॉरेन करेंसी, उसका डिप्लीशन बहुत अधिक, मतलब क्योंकि देखो हर चीज़ डॉलर पर बहुत निर्भर करती है। तो आप रुपी का वैल्यू डॉलर के कंटेक्स्ट में कितना, अगर आप ये मानो कि अगर डॉलर के बेसिस में लेन देन हो रहा है, तो डॉलर की वैल्यू में जितना फ्लक्चुएशन होगा तो आपका व्यापार भी उससे अफेक्ट होगा। और डॉलर की वैल्यू निर्भर करती है डोमेस्टिक जो पॉलिसी यूएसए की खुद है, कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो उससे डॉलर की वैल्यू, आपकी डॉलर की वैल्यू जो है, अगर देखा जाए वो बढ़ रही थी। इट मीन्स व्हाट कि दूसरी जो डोमेस्टिक करेंसी हैं वो डिप्रिशिएट कर रही थी। डिप्रिसिएशन का मतलब, मान लो $1 60 का है और $1 70 का हो गया, तो ये रुपये की वैल्यू डिप्रिशिएट कर रही है, डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है।
तो ये सब क्या है, इससे आपका ट्रेड अफेक्ट होता है। अब ये दोनों ही देश सफ़र करते हैं क्योंकि उन्होंने अरेंजमेंट ऐसा बना रखा है कि डॉलर में पे करना। अगर ये सोच लें कि इन दोनों के बीच में व्यापार है और दोनों एक दूसरे की करेंसी की में पे करें, इंडियन रुपीज़ में पे करें या रशिया की जो करेंसी उसमें पे किया जाए, तो दोनों की जो डिपेंडेंसी है फॉरेन करेंसी पे वो रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट फोकस किया गया, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज इट मीन्स व्हाट, कि जो रुपी है उस रुपी का रुपी में ट्रांजेक्शन और ट्रेड करना, उस पर काफ़ी अधिक फोकस किया गया। और उसी डायरेक्शन में वॉस्टर अकाउंट भी फैसिलिटेट करेगा कि जो डोमेस्टिक बैंक है उसमें अकाउंट ओपन करना फॉरेन बैंक का, जिससे कि आसानी से ट्रेड के दौरान ट्रांजेक्शन किया जा सके। ये चीज़ आपकी हाईलाइट किया गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिससे कि जो डिपेंडेंसी है फॉरेन करेंसी के डिप्लेशन पर वो रिड्यूस होगा। यूएस पे जो डिपेंडेंसी यूएस के डॉलर पे वो आपका रिड्यूस होगा। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान, यही बातें इसके अंदर जो है लिखी हैं। तो इसका पीडीएफ मैं सौरभ पांड्यान अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। यहाँ पे क्योंकि 20 रशियन बैंक्स हैं, उन्होंने ओपन किया स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट विद पार्टनर बैंक्स। इंडिया के अंदर कुछ पार्टनर बैंक्स उनके साथ उन्होंने वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन किया। तो व्हाट इज वॉस्ट्रो अकाउंट, इस पर प्रीलिम्स में बहुत बढ़िया जो है प्रश्न बन सकता है। अब इसमें ये भी देखना है, जैसे मान लो कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं, तो इसमें ये भी देखना है कि जो भी बैंक है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो FATF होता है, तो FATF का काम क्या है कि ये देखना कि जो पैसा है वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ना इस्तेमाल हो या टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए। तो ये सब चीज़ें बैंकों को देखना पड़ेगा कि जो भी ट्रांजेक्शन हो वो फेयर हो, फॉर्मल हो, ट्रांसपेरेंट हो, गलत तरीके से पैसा कुछ ऐसा ट्रांसफ़र ना किया जाए, ब्लैक मनी एंड ऑल, या टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए ना हो। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, उसको मीट करना ज़रूरी होता है। ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ एल नीनो ला नीना। और इस पर आपका एक आर्टिकल आया है, ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका इम्पैक्ट हमारे मानसून पर भी होता है। तो इसको आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। जो ये टॉपिक है ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एल नीनो ला नीना कई और इंडियन ओशन डाइपोल, तीन ये चीज़ें, इनका इंटर कनेक्शन क्या है ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसमें कई बार प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा है, मेंस में भी बिल्कुल इसमें जो प्रश्न है वो आपके लिए जरूर से फ्रेम हो सकता है और फ्रेम होता भी है। अब देखो, व्हाट इंडिया विटनेस एन एल नीनो फॉरकास्ट दिस ईयर। अब देखो एक ये टॉपिक पहली चीज़ तो याद रखो ज्योग्राफी का है। तो एक आपका ये मानो कि ट्रिपल इवेंट देखने को मिला है ला नीना का। मतलब 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक ला नीना आया। अब उसके बाद कहा गया कि एल नीनो आने वाला है। अभी दोनों का पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट है। अब क्या है उसको थोड़ा सा देखते हैं। उससे पहले ये आप मैप, यू कैन सी दिस मैप, ठीक है। तो ये दोनों सेम ही मैप है, बस सेम ही जगह है। देखो यहाँ यूएस है, इधर चाइना, यहाँ यूएस इधर चाइना। ये बस एल नीनो ला नीना को एक्सप्लेन करने को है, ये डायग्राम आप ध्यान रखें। अब देखो क्या है, एल नीनो या ला नीनो दोनों ही इवेंट कहाँ होते हैं, ये आपके पैसिफिक ओशन में होते हैं। ये पैसिफिक ओशन है, सदर्न आस्पेक्ट जो पैसिफिक ओशन का वहाँ पे होते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक करंट होती है जिसका नाम पेरू करंट है। पेरू या हम्बोल्ट करंट, जो कि एक कोल्ड करंट है। दिस इज़ अ कोल्ड करंट। यहाँ पानी क्या है, नीचे से ठंडा पानी यहाँ आता है, तो यहाँ ठंडा पानी होता है। और ट्रेड विंड्स जो ब्लो करती हैं, गर्म पानी जो ऊपरी सतह पे है उसको इधर धकेलता है। इधर ठंडा पानी, इधर गर्म पानी। तो यहाँ पे आपका ठंडे पानी में हाई प्रेशर, गर्म पानी में लो प्रेशर। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि इधर क्या होगा, यहाँ बादल बनेंगे। इधर आप देखोगे तो इधर बादल बनेंगे, इधर आपका ड्रॉट की सिचुएशन होगी। यहाँ पे आपका एटाकामा डेजर्ट है, बारिश यहाँ पे नहीं होगी। ये एक नॉर्मल सर्कुलेशन है। इस प्रकार का जो सर्कुलेशन है ये एक नॉर्मल सर्कुलेशन। तो इस स्थिति जो ला नीना की स्थिति होती है, यहाँ पे मॉइस्चर काफ़ी बनता है। तो यहीं पे पास में ही इंडियन ओशन है, फर्दर हमारा फिर यहाँ पे इंडिया भी है। तो हमारे मानसून के लिए ये जब ला नीना का इवेंट आता है, जब ये सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ला नीना के इवेंट में ये हमारे मानसून के लिए बढ़िया फ़ायदेमंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका मॉइस्चर की सप्लाई होती है कंटिन्यूस बेसिस पे। फिर क्या होता है कि ये जो विंड्स हैं जो गर्म पानी को इधर धकेल रही हैं, ये थोड़ा सा वीक पड़ जाती हैं, तो ये गर्म पानी दोबारा से इधर मूव कर जाता है। ये पूरा का पूरा रिवर्स कर हो जाता है। तो यहाँ पे फिर सूखा इधर पड़ता है और फिर बारिश जो है वो इधर होने लग जाती है। तो मॉइस्चर जो पहले यहाँ से मिल जाता था, अब ये मॉइस्चर यहाँ से नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जो गर्म पानी है वो इधर चला गया। गर्म पानी इधर क्यों चला गया? क्योंकि जो हवाएं हैं, जो ट्रेड विंड्स हैं, वो ट्रेड विंड्स बेसिकली वीक पड़ जाती हैं। अब जैसे आप इमेजिन करो कि एक सीलिंग फैन जो होता है, उसको रख दो, बाल्टी का पानी सामने रख दो, तो अब उसमें पंखा तेज़ी से चलाओ तो आप देखोगे पानी थोड़ा आगे की तरफ जाएगा, और दो बाल्टी में रहेगा बट वो लहरें आपको दिखेंगी। तो जब हवा बहुत तेज़ी से चलती है तो पानी को एक तरफ धकेलती है, फोर्स जो होता है। अगर हवाएं वीक पड़ेंगी तो वही पानी जो धकेल रहा होता है वो वापस जहाँ से जा रहा है वापस उधर ही आ जाएगा।
यहाँ से अगर पानी इधर जा रहा है तो दोबारा से पानी फिर जो है इधर आ जाएगा। तो ये ला नीना एल नीनो दोनों का जो एस्पेक्ट आपको ध्यान में रखना है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द ला नीना, उसका अपोजिट एल नीनो है। एल नीनो हमारे मानसून के लिए फायदेमंद नहीं है, ला नीना हमारे मानसून के लिए फायदेमंद। तो ला नीना इवेंट 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक हुआ। अब एल नीनो इवेंट्स देखने को मिला। अगर एल नीनो के इवेंट होगा तो गर्मी बहुत पड़ेगी और प्लस हमारी बारिश नहीं होगी, सूखे की स्थिति की बन जाएगी। ये एक बहुत आप कह सकते हैं सही नहीं है। जो डेवलपमेंट देखने को मिले इतना सही नहीं है। ये इवेंट्स काफ़ी अधिक फ्रिक्वेंट हो रहे हैं क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एवरेज टेम्परेचर जो है, सी सरफेस जो टेम्परेचर है, समुद्र का जो टेम्परेचर है, वो काफ़ी तेज़ी से आपका बढ़ रहा है। सी सरफेस जो टेम्परेचर है, वो सी सरफेस टेम्परेचर आपका काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। ये कंटिन्यूस बेसिस में जो है वो देखने को मिल रहा है, जो सी सरफेस टेम्परेचर दैट कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। तो ये एक फैक्टर है। दूसरा देखो, एक और इसमें बीच में आ जाता है, वो है इंडियन ओशन डाइपोल। ये एक अलग कंसेप्ट है, इंडियन ओशियन डाइपोल। तो देखो, इंडियन ओशन डाइपोल क्या है, ये आप बस इतना याद रखो कि ये इवेंट इंडियन ओशन रीजन में होता है। अब इसमें एक होता है पॉजिटिव डाइपोल, एक होता है नेगेटिव डाइपोल। तो ये जो नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल है, ये हमारे मानसून के लिए फायदेमंद है। और सॉरी, जो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है, ये हमारे मानसून के लिए फायदेमंद है। ठीक है, नेगेटिव हमारे नुकसान है। तो अगर सपोज करो नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल और एल नीनो दोनों साथ में आ जाएंगे तो हमें बहुत भयंकर सूखा फेस करना पड़े, जो कि बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज। तो ये एक चैलेंज बनता है। अगर पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल और एल नीनो हो तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है। अभी ये इंडियन ओशन डाइपोल क्या है, बहुत डिटेल में ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है। है ना। तो ये एक अलग एरिया चला जाता है, काफ़ी डिटेल इसमें लगेगा, बट थोड़ा सा मैंने जैसा आपको बताया, अगर आप लेट मी एक्सप्लेन यू, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे मान लो ये आपका, ये अफ्रीका है, ठीक है, और ये आपका रीजन है, इधर आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो ये इंडियन ओशन, तो इस रीजन में ये आपका होता है इंडियन ओशन डाइपोल। तो एक होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव में बेसिकली इधर गर्म पानी होता है, तो यहाँ पे लो प्रेशर होगा, इधर हाई प्रेशर होगा। यहाँ पे आपकी हवाएं ऊपर जाएंगी, बादल बनेंगे, बारिश होगी, और ये मानसून के लिए फ़ायदेमंद होता है। ये पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है। और यही गर्म पानी जब इधर खिसक के चला जाएगा तो लो प्रेशर इधर हो जाएगा, हाई प्रेशर इधर होगा, फिर इधर बारिश होगी और इधर नहीं होगी, इधर सूखे की स्थिति होगी। तो इस केस में हमारे मानसून के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। तो आप ये याद रखो, अगर एल नीनो और प्लस नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल अगर होगा, ये बहुत बड़ा सूखे की स्थिति लेकर आ सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना। तो बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट्स आपके कंटिन्यूस बेसिस में हो रहे हैं, जिसके माध्यम से हमारा मानसून भी अफेक्ट हो रहा है, मानसून डेफिसिट जो है वो देखने को मिल रहा है। एंड ये चीज़ें बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं, अभी इतना स्लो नहीं हो रहा है। अब पहाड़ों में जाओ, देखो क्या बर्फ़ है नहीं, बर्फ़ पिघल रही जो है वो पूरे तरीके से अगर देखो तो बर्फ़ भी पिघल रही है। नदियाँ सूखी पड़ी हुई हैं, पेड़ पौधे और उन सब का भी कटाई चल रही है, रोड और ये सब बन रही है। बड़ी इतनी अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि वहाँ भी एक जो डेवलपमेंट का मॉडल हिमालयन रीजन में भी है, वो प्लेन एरियाज़ की तरह जो है वो फोकस आपका किया जा रहा है। ये थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न है। ये कुछ पॉइंट्स याद रखना। अच्छा देखो, जब भी बारिश होती है ना, तो वहाँ पे साइक्लोनिक फॉर्मेशन भी होता है। साइक्लोनिक फॉर्मेशन मतलब, जैसे मान लो ये पानी है और यहाँ पे क्या है, साइक्लोन्स मतलब लो प्रेशर जनरेट होता है। लो प्रेशर जब जनरेट होता है, जब हवा ऊपर की तरफ जाएगी, अगर मॉइस्चर कैरी करेगी, तो वही हवा, क्योंकि इट कैरीज द मॉइस्चर, तो फिर आपका बादल बनेंगे और बारिश के चांसेस बन जाते हैं। यही सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं, आप लोग गो थ्रू हो जाना एक बार, है ना। जो बातें मैंने आपको बोली, सौरभ पांड्यान अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज़ अबाउट द मिलिट्री एक्सरसाइज। और ये मिलिट्री एक्सरसाइज आप देख सकते हो, हैरान परेशान आपके जो है, अम, ये आपका आई थिंक लिथुएनिया से रिलेटेड है, बट यहाँ पे वी आर डिस्कसिंग अबाउट मालाबार एक्सरसाइज। इस पर डिटेल में भी आएगा। तो मालाबार एक्सरसाइज है। अब इस मालाबार एक्सरसाइज की बात करें, ये अब जो है होना है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होना है। अब यहाँ पे आप ये याद रखो कि इस मालाबार एक्सरसाइज में यूएस भी पार्टिसिपेट करता है, जापान भी, इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है। और अब ऑस्ट्रेलिया में देखो, लोकेशन अगर देखो तो इधर इंडिया, ऐसे जापान, इधर आपका ऑस्ट्रेलिया। अगर आप थोड़ा मैप देखोगे ना, तो इधर ऑस्ट्रेलिया है, इधर आपका पैसिफिक है, और इधर आपका इंडियन ओशन रीजन है। मैप अगर आप देखो ना, इंडियन ओशन रीजन है, और इधर यूएस भी है। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा, तो चाइना को बहुत कंसर्न रहता है ऐसी एक्सरसाइज का, क्योंकि आपके आसपास ही भी मिलिट्री एक्सरसाइज अगर हो रही है, तो फिर देर इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न ऑल्सो टू काउंटर चाइना। उसके एग्रेशन को काउंटर करने के लिए भी इन एक्सरसाइज को कंडक्ट भी किया जाता है।
कई लेवल पे कंडक्ट। तो इस बार जो आपका होना है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होना, पर्थ के अंदर होना। तो ये एनुअल ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, नेवीज इंडिया जापान यूएस, बस इस बार ऑस्ट्रेलिया भी इंक्लूड हो रहा है। एंड पहली बार आपका इंडिया और यूएस के बीच में 1992 के अंदर हुआ था, फिर ट्राइलेटरल फॉर्म जिसमें जापान को इंक्लूड किया गया था 2015 में। अब ऑस्ट्रेलिया भी इसमें पार्टिसिपेट आपका करता है। तो कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द ट्रीटी, न्यू स्टार्ट ट्रीटी। और देखो, जो भी आपकी कंडीशंस बनी, ऑस्ट्रेलिया है, सॉरी रशिया है और यूएस के बीच में है। वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ, वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद दोनों के बीच का जो टेंशन है वो बनता रहा यूएसएसआर के बीच में। काफ़ी दोनों अपने डोमिनेंस को बढ़ाना चाहते थे। यूएस अपना चाहता था, यूएसएसआर अपना चाहता था। और एक कोल्ड वॉर की स्थिति बनी। कोल्ड वॉर की कंडीशंस जो है वो डेवलप होने लग गई। कोल्ड वॉर में दोनों एक दूसरे से, मतलब आप ये मानो कि कन्फ्रंटेशन में ही थे। और मिलिट्री एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो एक म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जिसे मैड बोला जाता है, वो देखने को मिलता था। म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, इट मीन्स व्हाट? म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन इट मीन्स कि अगर आपने हमें नुकसान किया तो हम आपको नुकसान कर देंगे, क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन था। तो काफ़ी आप कह सकते हैं एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। अब इन्होंने कई ट्रीटीज साइन की जिससे कि जो बहुत सारे ऐसे आर्म्स एमुनेशंस हैं उनको लिमिट किया जाए, बहुत ज़्यादा नहीं लेकर आ जाए। तो ऐसी कई ट्रीटीज, उसमें एक ट्रीटी स्टार्ट ट्रीटी भी है। अब वो ख़त्म हो रहा है। अब रशिया कह रहा है कि हम इसको नहीं मानेंगे। ये पॉइंट भी आपका हाईलाइट किया। तो यहाँ पे देखो, न्यू आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी आपकी अप्रैल 8 2010 के अंदर यूएस और रशिया के बीच में साइन की गई थी। न्यू स्टार्ट ट्रीटी ने 1991 की जो स्टार्ट ट्रीटी है उसको इसने रिप्लेस किया था। एंड फर्दर एक ट्रीटी और भी 2002 में साइन की थी जिसका नाम था स्ट्रेटजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी। और वो फर्दर फिर नई न्यू स्टार्ट ट्रीटी के बाद जब फोर्स में आया तो जो स्टार्ट ट्रीटी है और ये शॉर्ट ट्रीटी है उसकी जगह न्यू स्टार्ट ट्रीटी आपके आगे। अब इनका देखो एम सिर्फ इतना ही है, खास तौर से ये है कि जो न्यूक्लियर वॉर हेड है, न्यूक्लियर वेपन, उनको लिमिट करना, मिसाइल बॉम्बर लॉन्चर इनको लिमिट करना। एंड एक दूसरे के प्रति फ्लेक्सिबिलिटी होना न्यूक्लियर फोर्सेस को लेकर। एक प्रकार से ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन करके रखना, क्योंकि देखो अनलिमिटेड वे में अगर एक दूसरे के प्रति आप कह सकते हो डिस्ट्रस्ट बना रहता है कौन क्या कर रहा है, तो फिर न्यूक्लियर वेपन लोग बढ़ाते चले जाएंगे। और कभी अगर स्थिति आती है तो फिर वॉर की स्थिति में काफ़ी ह्यूज डिस्ट्रक्शन कर सकता है। तो जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है, इसमें जैसे कहा गया था कि लाइक जो आपकी वेपन्स हैं इनको रिड्यूस किया जाए टू 1550 नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉर हेड दैट कैन बी डिप्लॉयड बाय रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एंड फर्दर इट वाज टू बी एक्सटेंडेड टू 2026। बट अब अभी इसमें ऐसा न्यूज़ आ रहा है, जैसे अगर आप देखोगे तो रशिया सस्पेंड, उसने लास्ट रिमेनिंग जो मेजर न्यूक्लियर ट्रीटी। अब इस ये जो स्थिति है ना, जब ऐसी स्थिति बनती है तो ये स्थिति हाईलाइट करती है हमें वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जाने में। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी की जो स्थिति आपकी बनी हुई है वर्ल्ड, क्योंकि अब फिर ये लोग का ईगो बीच में आ जाएगा, फिर युद्ध फिर ऑब्वियस होगा। युद्ध ही मतलब ईगो ही एक बड़ा फैक्टर बनता है युद्ध के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें। आज आपकी फ्री क्लासेस हैं अनअकैडमी के अंदर। एनसीईआरटी की समरी की क्लास है साइंस की, वो आपकी 9:30 बजे है। स्पेक्ट्रम की क्लास परसों से है और 28 तक आपका पूरी स्पेक्ट्रम खत्म हो जाएगी। तो ये फ्री क्लासेस हैं, आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स 2023 या 24 की भी तैयारी कर रहे हैं तो फ्री क्लासेस आप जरूर से अटेंड करें। दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी। और साथ में प्रीलिम्स 23 के लिए जो कोर्स मैं आपको लेकर आ रहा हूँ अनअकैडमी के अंदर, साइंस टेक्नोलॉजी का कोर्स चल ही रहा है, एनवायरमेंट आयर एग्रीकल्चर का भी कोर्स है आपका, वो भी आप लोग ज़रूर से करें। अभी ये बहुत अच्छा मौका है आपके पास, 30% ऑफ एंड 6 मंथ का एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो 28 तारीख से बैच है, आरंभ बैच शुरू हो रहा है, तो उसका आप हिस्सा जरूर से बने। सर लाइव क्लासेस हैं, ठीक है, डेली आंसर राइटिंग है, उसमें लाइव टेस्ट क्विजेज है, लाइव मेंटरशिप है, ऑल बैचेस आप एक्सेस कर सकते हैं, बेस्ट एजुकेटर्स हैं। तो यू हैव टू यूज़ द कोड SPLIV और आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सारी लाइव क्लासेस हैं, आप लाइव क्लासेस जरूर से करें। ऑप्शनल भी आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एंथ्रोपोलॉजी है, हिंदी लिटरेचर है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शनल हैं, उनको भी आप कर सकते हैं। हिस्ट्री है, तो ये भी आपके पास मौका है। आप ऑप्शनल का भी अलग से सब्सक्रिप्शन लेते हैं, बट हाँ जैसे आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें ऑप्शनल भी इंक्लूडेड ही होता है। बाई यूजिंग द कोड SPLIV आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन देख लो, रूअर्बनाइजेशन इज अ वे फॉरवर्ड टुवर्ड्स ब्रिजिंग रूरल अर्बन डिवाइड। ठीक है, तो रूरल अर्बन डिवाइड की तरफ एक है रूअर्बनाइजेशन। इसका आंसर आप सेंड कर सकते हैं सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल पे। 9 से 11 बजे के बीच में वो चैनल ओपन होगा, तो आप लोग अपना आंसर सेंड करना। बट हैबिट जरूर से बनाएं कि आंसर लिखना ही है। बहुत सारे अच्छे आंसर्स आपको देखने को मिलते भी हैं, मैं शेयर भी करता हूँ, कम्युनिटी पोस्ट में आपको मिल जाता है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।